नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। चुनाव के सेकंड फेज से पहले खेल बदल गया। जी हां, फर्स्ट राउंड में ऑपोजिशन ने संविधान की बात करके, आरक्षण की बात करके बीजेपी को डिफेंसिव मोड में डाल दिया था। अब सेकंड फेज की पोलिंग शुरू होने से 84 घंटे पहले बीजेपी जबरदस्त तरीके से अग्रेसिव है, कांग्रेस पार्टी डिफेंसिव है। पहले फेज में मोदी के वोटर में उत्साह कम था, यह बात सच है। अब ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है कि मोदी का वोटर जोश में आ गया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का एक पन्ना, राहुल गांधी का एक बयान। आपको लगता होगा कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ये अचानक मुसलमान मुसलमान क्यों करने लगे, ज्यादा बच्चे वाली बात क्यों कहने लगे। ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, बस ये रिपोर्ट देखिए। 24 का चुनाव पोलराइज हो ही गया। हिंदू मुसलमान की लाइन आखिर खींची गई। मोदी ने एक बार मुसलमान कहा, विरोधियों ने 100 बार मुसलमान मुसलमान रिपीट कर दिया। सोचिए, 85-15 का चुनाव होगा तो कौन जीतेगा? वोटों का कैलकुलेशन आगे बताएंगे। पहले आज की सबसे बड़ी खबर बता देते हैं। मोदी ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा तो वहां मोदी को मिले मुसलमान। मोदी ने पढ़ा हिंदू महिला का मंगलसूत्र। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मोदी ने देखा माओवादियों और मुस्लिम लीग का एजेंडा। परिवारवाद, भ्रष्टाचार। नरेंद्र मोदी बहुत सोच समझकर अपने शब्द चूज करते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में मोदी ने एक बार मुसलमान कहा। अलीगढ़ में मोदी ने एक बार भी मुसलमान नहीं बोला, फिर भी सारी बात कह दी। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। आगाह कर रहा हूं, मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। मुसलमान, ज्यादा बच्चे वाले, घुसपैठिए, माओवादी एजेंडा। प्रधानमंत्री की बातों से कांग्रेस को जबरदस्त मिर्ची लगी। इंडी गठबंधन के नेता तमतमाए घूम रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो मोदी के लिए अपशब्द लिख रहे हैं। कैमरे पर आकर वो मोदी को गालियां बक रहे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है, आपको सिर्फ हिंदू, मुसलमान, मुस्लिम लीग, मुगल रूल, मीट, मुर्गा, मछली, यही सब दिख रहा है। अगर राम की बात करते हैं तो रावण जैसे काम नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री का हाथ माता बहनों के मंगलसूत्र तक जाता है। आप ये नहीं दिखता है क्या इलेक्शन कमीशन को? केवल मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान की बात करना प्रधानमंत्री स्तर पर शोभा नहीं देता है। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। He is lying everything. He is misquoting, entirely misquoting the Congress manifesto. कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं। कायर, डरपोक, झूठा, डरा हुआ, रावण, तानाशाह। मोदी के लिए कांग्रेस जो सोचती है वो सब उसके नेताओं की जुबान पर आ गया है। कांग्रेस वही गलती कर रही है
जिसे करके वो बार बार चुनाव हार चुकी है। राहुल गांधी लिखते हैं कि मोदी झूठे हैं और भारत भटकेगा नहीं। असल में यहीं से कांग्रेस भटक गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि इंडी अलायंस जीत रहा है, इसीलिए मोदी बौखला गए हैं और हेट स्पीच से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। खड़गे संघ के संस्कार गिनाते हैं और मोदी को गॉबल्स जैसा तानाशाह बताते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मोदी को झूठा बताया। कांग्रेस के कम्युनिकेशन हेड जयराम रमेश ने लिखा कि मोदी गलती से भी सच नहीं बोल सकते। कांग्रेस की एक और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो हद ही पार कर दी। सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी को बेहद झूठा, मर्यादा की सीमा लांघने वाला, मंगलसूत्र का अपमान करने वाला और ब्याहता का अपमान करने वाला बता डाला। राजस्थान के बांसवाड़ा में मोदी ने शाम को 5:39 पर हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को देने वाला बयान दिया। आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान। इसके 4 घंटे 4 मिनट के बाद रात के 9:43 पर सुप्रिया श्रीनेत होटल के अपने कमरे में ही कैमरा खोलकर बैठ गई और मोदी के प्रति अपनी भड़ास निकालने लगी। इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, लेकिन आप एक भी मुद्दे की बात नहीं करना चाहते आज। लेकिन आपने जो कहा है ना, आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कांग्रेस से अलग होकर समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से राज्यसभा की राह पकड़ने वाले सिब्बल ने मोदी की तुलना रावण से कर दी। और अगर राम की बात करते हैं तो रावण जैसे काम नहीं होने चाहिए। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्ष के इंडी अलायंस का हर नेता मोदी को बुरा भला कह रहा है। सवाल है कि यह सब क्यों हो रहा है? इसका जवाब गृहमंत्री अमित शाह ने दिया। अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है सर्वे को? कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है? मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है और हम कहते हैं संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है, पिछड़ा समाज का है। कांग्रेस नेता नरेंद्र मोदी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग में हाजिरी लगाए। कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ 17 चार्ज लगाए हैं। मोदी ने कहा कि माताओं बहनों के सोने पर कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस कह रही है कि मुसलमानों के प्रति नफरत फैला रहे हैं। मोदी कहते हैं कि कांग्रेस की सोच अर्बन नक्सल वाली है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी झूठ बोलकर चुनाव को भटका रहे हैं। मोदी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी तो घर घर संपत्ति का सर्वे कराएगी। कांग्रेस का कहना है कि पहले चरण की वोटिंग से मोदी घबरा गए हैं। राहुल गांधी की पार्टी के मुताबिक नरेंद्र मोदी मनगढ़ंत बातें बोल रहे हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जैसा मोदी बता रहे हैं। कौन सा मुस्लिम लीग का इश्यू है उसमें? सबको, सब महिला को 1-1 लाख रुपए सालाना देना, ये मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम। युवाओं को नौकरी देना, ट्रेनिंग देना और उनको 1 लाख रुपए ट्रेनिंग के लिए देना, ये मुस्लिम लीग का है। और किसानों के लिए हम उनकी लीगल गारंटी
एमएसपी पे करेंगे, ये क्या किसानों का, ये क्या मुस्लिम लीग का है? इनका क्या है? इलेक्शन जीतने के लिए जो करना है वो कर रहे हैं, देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बांसवाड़ा और अलीगढ़ में मोदी के संबोधन को सुनने के बाद हमने कांग्रेस के घोषणा पत्र को एक बार फिर से पूरा पढ़ा। कांग्रेस जिसे न्याय पत्र कहती है, उसके 29वें पेज पर पॉइंट नंबर 21 में कुल मिलाकर 17 शब्द लिखे हुए हैं। इसमें लिखा है, कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। इसमें कहीं भी मुसलमान या अल्पसंख्यक का जिक्र नहीं है। इसमें सोना चांदी या प्रॉपर्टी छीनने की भी बात नहीं है। एक समुदाय से छीनकर दूसरे समुदाय में बांटने की बात भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बात 17 शब्दों में लिखी है, उसे राहुल गांधी ने 17 वाक्यों में जिस तरह से पेश किया, मोदी ने उसी को पकड़ लिया। राहुल ने 6 अप्रैल को हैदराबाद में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पब्लिक करते समय जो कहा, वो इंडिया टीवी के कैमरे पर रिकॉर्डेड है। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। భారత దేశం ఎక్స్రే చేసి ఏది నిజమో అది బయటపడాలని మేము కోరుకుంటున్నాము। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। బీసీలకి, ఎస్సీలకి, ఎస్టీలకి, మైనారిటీలకి దేశంలో వాళ్ళ భాగస్వామ్యం ఎంతుందని చెప్పి దాంతో స్పష్టంగా ఒకటి చెప్పిన మనం। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। అదే విధంగా ఆర్థికపరమైన వ్యవస్థాపకమైన सर्वे కూడా చేయించబోతున్నాము। ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। ఈ విధంగా భారతదేశం యొక్క ధనము ఏ వర్గం దగ్గర ఉంది, ఎక్కడుందో మేము తెలుసుకుంటాము। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। ఈ చారిత్రాత్మక అడుగు వేసిన తర్వాత కొన్ని విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురాబోతున్నాము। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। మీ హక్కు అయితే ఉందో మీ హక్కు ప్రకారం देश का एक्सरे कर देंगे, माइनॉरिटी को पता लग जाएगा उनकी भागीदारी कितनी है। हम फाइनेंशियल सर्वे कराएंगे। हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो आपको देने का काम करेंगे। राहुल गांधी ने यह सब कहा था और यह सब कैमरे पर रिकॉर्डेड है। राहुल गांधी का यह बयान देखने के बाद मोदी के बयान को दोबारा सुनेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। कि जो नौकरी पेशा वर्ग है, जो कर्मचारी है, उन्होंने अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए जो एफडी की है, फिक्स डिपॉजिट की है, किसकी कितनी सैलरी और कितनी एफडी है, उसकी भी जांच होगी। किसके पास एक वाहन है, किसके पास 2 वाहन है, उसकी भी जांच होगी। यानी किसके पास कितनी जमीन है, उसकी भी जांच होगी। व्हीकल कितने हैं, उसकी जांच होगी। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी और फिर कांग्रेस कब्जा करेगी। अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में मानो छोटा फ्लैट ले लिया,
और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है तो 2 में से 1 छीन लेंगे कि आपको 2 की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं उसको दे देंगे। प्रॉपर्टी की गैर बराबरी यानी अमीर और गरीब के बीच की खाई दूर करने वाला चुनावी वादा कम्युनिस्ट पार्टी का भी है और कांग्रेस का भी है। दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में यह लिखा हुआ भी है। राहुल गांधी ने 4 कदम आगे जाकर बयान भी दिया है। मोदी वही बयान लाउड स्पीकर पर सुना रहे हैं। बीजेपी के लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक पुराना बयान भी घुमा रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह बयान तब दिया था जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए थे। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. सवाल है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुसलमान कहां है? मोदी ने अलीगढ़ की रैली में मुस्लिम शब्द यूज नहीं किया, लेकिन राजस्थान के बांसवाड़ा में उन्होंने साफ साफ मुसलमान और ज्यादा बच्चे वाले लोग बोला था। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? मोदी के इसी बयान की चिंगारी से चुनाव में मुस्लिम फैक्टर की एंट्री हुई। कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को इसी चिंगारी से डर लग रहा है। मोदी ने एक बार मुस्लिम कहा, कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां एम वर्ड बार बार रिपीट करके मोदी का ही काम आसान कर रही हैं। पहले चरण के मतदान के बाद एक चीज बहुत साफ हो गई है कि भाजपा दक्षिण में साफ है और उत्तर में हाफ है। ये 150 नहीं पार करते। मोदी जी, आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर दक्षिण भारत के लोग बोलना शुरू कर दें कि हमारे पास पार्लियामेंट की सीट कम है, हम बच्चे भी कम पैदा कर रहे हैं, पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे भारत के प्रधानमंत्री? बताओ हमको। हिंदुओं की आबादी 80%, मुसलमानों की आबादी 14%। %14 खतरा हो सकता है। हमने कभी अपने हक से ज्यादा नहीं मांगा, कभी नहीं। मुझे एक मुसलमान दिखाइए इस पूरे हिंदुस्तान में जिसने ये कहा हो कि मुझे हक से ज्यादा चाहिए। लेकिन कम से कम अपने हक की तो हम उम्मीद कर सकते हैं। कांग्रेस तो 50 साल इस मुल्क में सरकार में थी, तो 50 साल में तो उन्होंने मुसलमानों को कोई संपत्ति नहीं दी, तो अब क्या देंगे? अब एम फैक्टर का गुणागणित समझते हैं। सेकंड राउंड में 26 अप्रैल को यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल की मुस्लिम बहुल सीटों पर वोट पड़ेंगे। सेकंड राउंड में वेस्टर्न यूपी और रुहेलखंड की जिन 8 सीटों पर वोट पड़ने हैं, वहां की मुस्लिम आबादी पर गौर कीजिए। अमरोहा 38% मुसलमान, मेरठ 31% मुसलमान, बागपत 28% मुसलमान, गाजियाबाद में 25%, गौतम बुद्ध नगर में 13%, बुलंदशहर में 22%, अलीगढ़ में 20 और मथुरा में 9% मुसलमान। 2 दिन पहले तक इन सीटों पर कोई भड़कता हुआ मुद्दा नहीं था। राम मंदिर और धारा 370 पर यहां का वोटर एक्टिव नहीं हो रहा था। प्रधानमंत्री के एक बयान ने सबको चार्जअप कर दिया है। जैसे सोते हुए आदमी को झकझोर कर जगाया जाता है, वैसे ही मोदी ने अपने वोटर को जगा दिया। कांग्रेस और सपा और बसपा, देख रहे हैं सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ रहे हैं। इनको बोलो, इनको बोल दीजिए ये चुनाव से अच्छा वक्त नहीं। इनको बोलो कि जाओ, वोट तो कमल निशान को जाएगा। तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं, फतिया पढ़ो खूब। बिहार के सीमांचल में भी सेकंड राउंड में ही वोट पड़ने हैं। किशनगंज में 67% मुसलमान है, कटिहार में 38, पूर्णिया में 30, भागलपुर में 18 और बांका में 13% मुसलमान है।
पश्चिम बंगाल की जिन 4 सीटों पर 26 अप्रैल को वोट पड़ने हैं, वहां का डेटा भी देख लीजिए। मालदा उत्तर 50% मुस्लिम आबादी, मालदा दक्षिण 53%, जंगीपुर 60% और मुर्शिदाबाद 59% मुस्लिम आबादी। मोदी को मालूम है कि मुस्लिम वोट उनको नहीं मिल रहे, अगर मिलेंगे तो भी बहुत कम। तो मोदी के पास जो है वो उसे एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी के विरोधी इस बात से डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन में वोटर चार्ज्ड अप हो गया तो उसका जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। मोदी की विरोधी पार्टियां जो नैरेटिव फैला रही हैं, उसकी हकीकत क्या है? कांग्रेस, सपा, आरजेडी और तृणमूल जैसी पार्टियां कह रही हैं कि फर्स्ट राउंड की पोलिंग के बाद बीजेपी घबराई हुई है, एनडीए को 400 सीटें नहीं आ रही हैं। हकीकत यह है कि फर्स्ट राउंड की 102 सीटों में से बीजेपी को केवल 40 सीटों पर डिफेंड करना था, एनडीए को कुल 49 सीटों पर डिफेंड करना था। 45 सीटें पहले से एनडी अलायंस के पास हैं, 8 सीटों पर अन्य दूसरी पार्टियों को डिफेंड करना था। बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक सिचुएशन कंफर्टेबल है, बीजेपी का मार्जिन ज्यादा है, विरोधी पार्टियों से उसका गैप ज्यादा है, जिसे भरना मुश्किल है। लेकिन मोदी कभी सेटिस्फाई नहीं होते, इसीलिए उन्होंने नया प्रयोग कर दिया है। जिस दिन मोदी सेटिस्फाई हो जाए ना, तब लिख लेना कि आपको उसको श्रद्धांजलि देनी है, वो जिंदा नहीं है। मैं जीवन के आखिरी तक असंतोष को पालता रहता हूं, मेरे भीतर में कभी संतोष आने नहीं देता हूं। क्यों? मैं वो असंतोष पालता हूं ताकि मुझे नया करने की प्रेरणा मिले। तो मुझे कभी संतोष की बात कहना ही मत, क्योंकि मुझे बहुत कुछ कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एलओसी से सटे हुए सियाचिन में थे। सियाचिन जाने से ठीक पहले राजनाथ सिंह ने पीओके पर भारत का पुराना दावा फिर दोहराया, फिर ठोका। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पीओके खुद ब खुद भारत में शामिल हो जाएगा। रक्षा मंत्री के इस बयान से पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिला गया, लेकिन पीओके से राजनाथ सिंह के बयान पर ऐसा रिएक्शन आया जिसे देखकर पाकिस्तान का मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाएगा। 200 साल पुराने इतिहास को पीओके ने अपने भविष्य के साथ दोबारा कैसे जोड़ दिया और 4 जून से पहले ही अपना फैसला कैसे